हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उस चीज़ को लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिलियन, इसके हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को देखने वाले हैं। 100% आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2025 के बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में वन शॉट वीडियो होगी और इस वीडियो में जो है आप सभी को चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन का पता लग जाएगा, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हर तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। वन शॉट वीडियो होने वाला है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो में आप सभी जो है इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इससे बाहर आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे पास, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है ना, वो होता है 55.56। क्या होता है? 55.56। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला देखिए 55.56 है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? पहला है श्यानता, दूसरा है प्रासरण दाब, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशिक घूर्णन और चौथा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। तो आप सभी को याद रखना है, परासरण दाब जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो इसमें देखिए 1% ग्लूकोज में, या 1% NaCl में, 1% CaCl2 में, या 1% सुक्रोज में। तो आप सभी को याद रखना है 1% CaCl2 में जलीय विलयन का क्वथनांक जो है सर्वाधिक होता है। तो ये ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 40। इसका मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 40 होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो यहाँ से अगर हम मोल निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? 8 ग्राम है ना, तो 8 को ऊपर रखेंगे और इसका जो हमारे पास मोलर द्रव्यमान होता है 40 होता है, तो इसे डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1/5 आएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 5 40। और 1/5 को दशमलव में लिखना चाहे तो 0.2 लिखेंगे, क्योंकि 1 में 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब यहाँ पे हम मोलरता का सूत्र लगाएंगे। तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0.2 यानी कि मोल को ऊपर रखेंगे, 0.2 को ऊपर रखेंगे और इसमें भाग देंगे किससे? इससे, ये बिलियन से। ठीक है, तो बिलियन क्या है? 450 ml है। ml को अगर लीटर में बदलेंगे, यानी मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, तो इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.450। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अगर इसको डिवाइड करते हैं ना दोस्तों, तो इसको डिवाइड करने पर 0.444 मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसकी मोलरता हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। तो इससे आप जो है तैयार रखेंगे और मोलरता को कैसे निकालते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो मोलरता से संबंधित है, उनको भी देखते हुए चलेंगे। फिलहाल ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप इसे यहाँ पे देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ मूव करें तो अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। ठीक है, तो न्यूनतम हिमांक वाला इनमें से कौन सा विलयन है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया। तो सही ऑप्शन पहला है पोटेशियम सल्फेट, ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अभी हमने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और केवल वही प्रश्न होंगे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर उधर के प्रश्न में आपको नहीं भटकाऊंगा, वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को बता रहा हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके लघु उत्तरीय में या अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछा जा सकता है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है इस तरीके से, और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है।
इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें मोललता ज्ञात करना है। मोललता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस नमूने का भार पता होना चाहिए। तो नमूने का भार पता करेंगे तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम, ध्यान से स्टेप वाइज समझिएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज को आप समझते हुए चलिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको नमूने के भार के बारे में पता होना चाहिए, तो लिखेंगे नमूने का भार। ठीक है, तो नमूने के भार ज्ञात करेंगे यानी W का मान हम बताएंगे। तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करते हैं, तो आयतन गुणे में घनत्व से हमें मिल जाता है नमूने का भार। तो आयतन गुणे घनत्व करेंगे तो 94% है, तो 100 का 94% है ना, तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। और घनत्व क्या दिया गया है, 1.84 दिया गया है, तो 1.84 रख देंगे घनत्व की जगह पे। अगर 1.84 में मल्टीप्लाई अगर 100 से हो रहा है तो 2 अंक के बाद ये दशमलव लगाए तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो 184 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नमूने का भार। ठीक है, तो ये 184 किस में आया है, ग्राम में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। अब हम निकालेंगे नमूने में विलायक की मात्रा। ठीक है, तो नमूने में विलायक की मात्रा, तो नमूने के विलायक की मात्रा की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 184 आया है नमूने का भार। तो 184 में से घटा देंगे हम, किसको घटाएंगे, इसमें से 94% है तो 94 को घटा देंगे और इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 90 ग्राम। कितना मिलेगा, 90 ग्राम मिलेगा। 90 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदले तो कैसे बदलेंगे, 90 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसमें 1000 से भाग देंगे, 0.90 आ जाएगा। ठीक है, 09 आएगा। ठीक है, 0.090 इस तरीके से आ जाएगा, ये किग्रा में बदल गया यानी किलोग्राम में बदल गया। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, 0.09 किग्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए H2SO4 का आप लोग H2SO4 का अणुभार भी आपको निकालना पड़ेगा। अणुभार आप निकालना जानते हैं कि नहीं निकालना जानते, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या हो सकती है अणुभार को निकालने की, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा एक वीडियो। अणुभार फिलहाल बात करें H2SO4 के अणुभार के बारे में, तो अणुभार जो होता है 98 होता है। किसका, H2SO4 का अणुभार 98 होता है। तो यहाँ पे जो है अणुभार 98 है, तो हम यहाँ से मोललता ज्ञात कर सकते हैं। अगर नमूने के विलायक की मात्रा पता है और H2SO4 का अणुभार पता है तो हम यहाँ से इसकी मोललता ज्ञात कर सकते हैं। तो मोललता ज्ञात करेंगे, मोललता। ठीक है, मोललता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 94 में हमें 98 से भाग देना पड़ेगा, 94 में 98 से भाग देना पड़ेगा और इस टोटल टर्म में हमें भाग देना है इसके, और टोटल टर्म में हमें भाग देना है नमूने में विलायक की मात्रा से, यानी कि 0.09 किग्रा से। तो इससे हमें भाग देना है 0.09 किग्रा, यानी कि H2SO4। देखिए मोललता का सूत्र होता है H2SO4, यानी H2SO4 के बारे में बात हो रही थी, तो H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या ऊपर लिखेंगे और बटा में नीचे लिखेंगे विलायक की मात्रा। ठीक है, तो विलायक की मात्रा हमने 0.09 निकाला है तो 0.09 नीचे रखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी कि 94/98 करेंगे तो ग्राम अणुओं की संख्या निकल जाएगी H2SO4 की। तो यहाँ से 94 में 98 से भाग देंगे और इस टोटल कैलकुलेशन को करते हैं, यानी 94 में 98 से भाग देंगे तो कुछ आएगा और कुछ आएगा, उसमें अगर 0.09 से भाग देंगे तो इस तरीके से भाग देने पर हमारे पास लगभग 10.65 मिल जाएगा और यही इसका मोललता होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे दिक्कत लग रही हो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद से इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसको लिख करके और हम उस पे रख करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इसमें स्मॉल w का मान दिया गया है जिसे हम विलेय का भार कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय का भार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, विलेय का भार कहते हैं, स्मॉल w को विलेय का भार कहते हैं, जो कि दिया गया है 12 ग्राम। ठीक है, कितना दिया गया है, 12 ग्राम दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल W का भी मान दिया गया है यहाँ पे, कैपिटल W जिसे हम कहते हैं विलायक का भार। ठीक है, क्या कहते हैं, विलायक का भार, विलायक का भार कहते हैं इसको, और ये हमारे पास 100 ग्राम दिया गया है। कितना, 100 ग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलायक का भार दिया गया है और इसमें अगर हम यम की बात करें, यम को हम कहते हैं विलेय का अणुभार। ठीक है, क्या कहते हैं, विलेय का अणुभार। तो इसमें विलेय क्या है,
विलेय है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, और अणुभार का मात्रक हो जाएगा हमारे पास ग्राम पर मोल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्लूकोज की बात किया है तो ग्लूकोज का हम अणुभार लिख लिए हैं, विलायक दिया ही है, विलेय दिया ही है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लिए हैं, जो नहीं दी गई हैं उसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ से टी बी निकालना चाहें, यानी डेल्टा टी बी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टी बी निकालना चाहें तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं टी एस माइनस का टी नॉट। टी एस क्या होता है हमारे पास, टी एस होता है बिलियन का क्वथनांक। तो क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक इसमें दिया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रखेंगे 100.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें से घटा क्या देंगे, टी नॉट है तो 100 घटा देंगे, तो 100 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 100.34, यानी 34 में से घटाएंगे 100 को तो यहाँ पे बचेगा 0.34, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास आ गया टीबी, डेल्टा टीबी निकल के आ गया, इतना डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस में इसको रख लेंगे। सारी चीज़ें हमें पास लगभग पता चल गई हैं, जिससे कि हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो आइए हम मोलल स्थिरांक उन्नयन के सूत्र की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम के बी से प्रदर्शित करते हैं, के सफिक्स बी से प्रदर्शित करते हैं, और यही हमें इसमें बताना है। तो आप सभी को याद रखना है, के बी निकालने के लिए एक सूत्र होता है, और ये सूत्र जो होता है हमारे पास डेल्टा टीवी, क्या होता है, डेल्टा टीवी इंटू का यम इंटू का डब्लू, कैपिटल डब्लू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और अपान में 1000, ठीक है, क्या होता है 1000, और गुणे में स्मॉल डब्लू, ठीक है। इस तरीके से एक सूत्र होता है जिससे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मान हमने निकाले हैं, जितने भी मान यहाँ पे दिए गए हैं, उन सभी मानों को इसमें हमें पुट करना है और हमारा आंसर हमारे सामने रहेगा। तो देखिए, आगे इसको सॉल्व करें तो डेल्टा टीबी का मान हमने निकाला 0.34, ठीक है, ये निकला है। और कैपिटल यम की बात करें तो ये विलेय का अणुभार है, यानी ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, तो 180 लिख देंगे। और कैपिटल डब्लू की बात करें तो 100 ग्राम दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो 100 लिख देंगे। और बट्टा में, अब बटा में नीचे क्या है हमारे पास 1000 है, तो 1000 रखेंगे, और गुणे में स्मॉल डब्लू का मान दिया गया है 12 ग्राम, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए आगे तो ये अगर हम काट देते हैं 6 से, तो 6 दूना 12 और 6 3 18, 3 बार में ये कट जाएगा। और 2 से फिर इसको काटें तो 0.17 आ जाएगा। और जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई 0.17 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 एक कम 3 और 2 हासिल क्या हो जाएगा 5। तो 0.51 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का। तो ये किस में आएगा, इसका यूनिट भी लिखना है, तो इतना डिग्री सेल्सियस पर मोलल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इतना डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ठीक है। तो ये इसका जो है यूनिट हो जाएगा पर मोलल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लास्ट में आंसर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर को आपको इस तरीके से लिखना है। अगर 0.17 में 3 का गुणा कराएंगे तो 0.51 लिखेंगे, और डिग्री सेल्सियस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पर मोलल जो होता है इसका यूनिट होता है, तो मोलल भी लिखना है। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की अगर कोई डाउट बचती हो आपके पास तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका प्रासरण दाब क्या होगा। प्रासरण दाब से संबंधित प्रश्न है, और जितने भी टॉपिक से मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उतने टॉपिक से न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे आर का मान 0.00821 लीटर वायु प्रति डिग्री मोल यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का मान पहले से दे रखा है, तो हमें जो है यहाँ पे जो है क्या निकालना है, प्रासरण दाब निकालना है। आइए निकाल के देखते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए, प्रासरण दाब निकालने के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे
निकाल सकते हैं परासरण दाब को। परासरण दाब यानी ये जो P दिख रहा है यही परासरण दाब होता है और इसी P का मान हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बाकी सब चीज़ों का मान दिया है कि नहीं, और नहीं दिया है तो लिख लेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पे T, अब यहाँ पे सेल्सियस में है, यानी टेम्परेचर की बात हो रही है, ताप की बात हो रही है, तो T का तो मान दिया ही है। तो T का मान कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हमें बदलना हो, केल्विन में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, 0 और प्लस का 273। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 273 को जोड़ देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 273 केल्विन बन जाएगा। डिग्री सेल्सियस अब हट जाएगा और केल्विन बन जाएगा। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में बदल दिया तो 273 केल्विन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब देखेंगे आगे, तो ये हमारे पास ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो मान दिया गया है 0.45, यानी 5, ये एन का मान है। ठीक है, किसका मान है, एन का मान है। और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का वेट दे रखा है। तो एन का मान निकालने के लिए हम ग्लूकोज के अणुभार से इसमें अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें एन का मान पता चल जाएगा। तो 0.45 में, यानी 0.45 और भागा में किससे हम डिवाइड करेंगे, ग्लूकोज के अणुभार से। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ये सब बेसिक यौगिक हैं जिनका आपको अणुभार पता होना चाहिए। ठीक है, तो 0.45 बटा में 180 हो जाएगा, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.0025। ठीक है, तो एन का मान क्या निकल के आ गया, 0.0025 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो हमारे पास मान दिया गया है, ये भी का मान दिया गया है, इस क्योंकि लिखा गया है इतना मिलीलीटर जल में घोल करके बिलियन बनाया गया है, तो यानी कि यहाँ पे भी का मान दिया गया है। भी बराबर क्या दिया गया है, 250 मिलीलीटर, यानी 250 ml दिया गया है। ठीक है, अब इस ml को हमें लीटर में बदलना है। ml को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 1000 से अगर इसमें हम भाग करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.25 लीटर। और एक जीरो भी होगा, लेकिन अगर जीरो नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो 0.25 ये लीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीटर बन गया। अब लीटर बन गया तो अब आसानी से इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे रख करके हम आसानी से P का मान जो है यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास PV इक्वल टू nRT होता है। अगर हमें P का मान ज्ञात करना है तो P को हम इधर ले चलेंगे और V को पक्षांतर कर देंगे, nRT, और V पक्षांतर होकर के नीचे आ जाएगा, तो नीचे इस V का मान हमें रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो P बराबर N का मान हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 0.0025, 0.0025, तो ये रख देंगे, और गुणे में R का मान तो हमें ऊपर दिया गया है कि यही रखना है, 0.0821 रखना है, 0.0821 रखना है इसके जगह पे। और T का मान हमने निकाला है यहाँ पे केल्विन में 273, और डिवाइड किससे करना है, इसमें डिवाइड करना है V से। V का मान यहाँ पे दिया गया है 0.25 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम इस टर्म को इस टर्म से काट दे तो कितनी बार में कटेगा, 0.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसको, ये इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, इस तरीके से काटेंगे तो ये 0.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.10 और रहेगा, 0.01 बार में कट जाएगा। ठीक है, इतनी बार में कटेगा। और इन सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई करा दें अगर, इन सारी चीज़ों का, यानी 0.01 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, सारा मल्टीप्लाई अगर कराएंगे ना तो हमारे पास जो P का मान निकलेगा 0.22 निकलेगा। ठीक है, तो इतना ATM, इसका मात्रक क्या होता है, ATM, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना परासरण दाब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, P का मान ये निकलेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलें तो चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है, मोल प्रभाज की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, तो मोल प्रभाज की परिभाषा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने परिभाषा बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। क्या है इसकी परिभाषा, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, माना 1 बिलियन में विलेय
के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तब क्या होगा, तब जो विलेय के मोल अंश हो जाएंगे इसको हम काई ए से दर्शाएंगे। ये हमारे पास काई होता है जिसको हम एक्स भी जनरली पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये काई ए है, काई ए बराबर N1 बट्टा में Na प्लस का Nb हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास Na है। ठीक है, कभी कभी N1 लिखा जाता है यहाँ पे, लेकिन वो दूसरा केस है। आप ये समझिए कि जो विलेय के मोल अंश की बात करें तो Na अपान में Na प्लस में Nb हो जाएगा, और विलायक के मोल अंश की बात करेगा तो विलायक के मोल अंश को हम काई बी से प्रदर्शित करेंगे, और इसका फार्मूला होगा Nb अपान में Na प्लस में Nb। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फार्मूले आप लोग यहाँ पे लर्न कर लेंगे, और इसी तरीके से अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपसे खुश होकर के पूरा पूरा नंबर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नंबर में ये पूछा जाता है, तो इसको छोड़ करके आना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये जो क्वेश्चन है कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। यानी राउल्ट के नियम को हमें लिखना है, और राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, जो इसकी लिमिटेशन है, उनको भी लिखना है। तो आइए राउल्ट के नियम को समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट ने बताया था कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस आपको इतना स्टेटमेंट याद रखना है। ये हो गया राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। क्या कहता है, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और यहीं पे इसका फार्मूला निकल के आता है, P माइनस का PS अपान में P बराबर N1 अपान में N1 प्लस का N2। ठीक है, अब देख लीजिए कि इसमें ये P जो है ये क्या है, PS क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जहाँ पे यानी इस P की बात करें तो ये विलायक का वाष्प दाब है, इस PS की बात करें तो विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझेंगे कि विलयन का वाष्प दाब है। N1 की बात करें और N2 की बात करें तो विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो N1 क्या है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, N2 क्या है, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से राउल्ट के नियम को समझने के बाद ये संबंध को दर्शा दीजिएगा, इसमें क्या चीज़ें क्या क्या है, इनको भी लिखने के बाद से हम अब सीखेंगे कि राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या कहती हैं। अब सीमाओं के बारे में भी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप 6 नंबर 5 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर दे देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात करते हैं, तो पहला इसकी सीमा जो है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, ये सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए सांद्र विलयन पे जो राउल्ट का नियम है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को बस लिख देंगे, आप समझ करके लिखेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ करके अगर याद करते हैं तो आपसे जल्दी याद हो जाएगा। दूसरी चीज, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। यह नियम किस पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर। ठीक है, अगला जो लिमिटेशन है, अंतिम लिमिटेशन यानी कि अंतिम सीमा आप लिखिएगा, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर जो राउल्ट का नियम है लागू नहीं होता है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया कंप्लीट। क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करते रहें, आप सभी के पास अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचाए, और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने और बहुत ज़्यादा अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।